हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड, इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर से और जितने भी सैम्पल पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे मैंने इस वीडियो में रखे हैं और हर क्वेश्चन को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ इमेज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आई एम डैम श्योर कि ये इस पूरी वीडियो में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूट जाए। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों किया? क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था गोरखपुर में 4 फरवरी 1928 को, जिसमें बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वहां पे वायलेंस फैल गई थी, हिंसा फैल गई थी, पुलिस के साथ क्रैश हो गया था और ओपन फायरिंग हो गई थी। तो काफ़ी लोग मारे गए इस वाले इंसिडेंट में, जिसमें गांधी जी ने, जो कि नॉन वायलेंस तरीके से इस वाले मूवमेंट को चला रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि चारों तरफ हिंसा फैल रही है, वायलेंस फैल रही है, तो गांधी जी ने ये सुनकर जो है कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में आया है, सैम्पल पेपर 2020 और 21 में भी आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चोरा चोरी इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड ऑन 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? गांधी जी ने एक लेटर लिखा था इरविन को, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है। तो इसमें गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड रखी थी। उन 11 डिमांड में से एक डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए, क्योंकि नमक जो है हर किसी की जरूरत है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। तो उस समय लोगों को सॉल्ट पर भी टैक्स देना पड़ता था, जो कि बिल्कुल अमान्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ले रही थी। तो इसलिए उसको भंग करने के लिए उन्होंने 11 मांगे रखी और उन्होंने बोला कि अगर ये 11 मांगे जो है ब्रिटिश सरकार पूरी नहीं करती तो जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत कर देगी। तो गांधी जी ने जो ये 11 डिमांड्स रखी इरविन के सामने, इरविन ने उसको मना कर दिया, नेगोशिएट कर दिया करने से। तो गांधी जी ने क्या करा? डांडी मार्च शुरू करा। डांडी मार्च में उन्होंने क्या करा? पैदल यात्रा करी अपनी 78 वॉलंटियर्स के साथ। वो 250 माइल्स पैदल चले और उन्होंने डांडी से लेकर डांडी तक वो पहुंचे गुजरात में साबरमती आश्रम से, जहां पर उन्होंने समुद्री पानी को बॉयल कर नमक कानून को भंग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको कुछ इवेंट्स दिख रहे हैं और इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि कमिंग ऑफ साइमन कमीशन, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट एंड चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी ने फार्मर्स के राइट्स के खिलाफ लड़ा था। तो सबसे पहला सत्याग्रह है इस चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट नंबर पे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई कि वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको सप्रेस कर सके और बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हें जेल में डाल सके। तो इसके खिलाफ जो है उन्होंने सत्याग्रह किया। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन में जो हेड कर रहे थे इस कमेटी को वो थे सर जॉन साइमन, और इस कमेटी में 7 मैन थे, 7 लोग थे और सारे के सारे ही ब्रिटिशर्स से, एक भी इंडियन नहीं था। तो इसलिए इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ जैसे ही साइमन भारत आया। नेक्स्ट जो है 1929 में डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, मतलब कि हमारे जवाहरलाल नेहरू ने एक लाहौर सेशन किया, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी। तो ये सारे इवेंट जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसमें क्वेश्चन ये भी आया है पेपर में कि सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कौन सा किया। तो बहुत सारे सत्याग्रह आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया, तो आप चंपारण सत्याग्रह लगा के आएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 का क्वेश्चन है, व्हाई डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि चारों तरफ जो है इंडियन प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी और इस चेंजेस को करने के लिए कमीशन बिठाया गया, जिसको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन। तो इसकी कमीशन की सबसे खराब बात ये थी कि इसमें जितने भी मेंबर थे 7 मेंबर थे और सारे ही ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। तो इसलिए सर जॉन साइमन जब 1927 में भारत आया तो सारे लोगों ने इसका विरोध किया और नारे लगाए साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, टू सजेस्ट द चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन लीडर ऑफ खिलाफत कमेटी। 1919 में बॉम्बे में जो है खिलाफत कमेटी बनी थी, ताकि जो वहाँ पे के खलीफा है उसकी पावर्स को सेव किया जाए। ठीक है, तो इसमें 2 लीडर थे मेन, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये 1 वर्ड आंसर्स हैं, 1 लाइन आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, जो कि हमेशा रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज के जो ऑथर थे वो थे महात्मा गांधी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा रिपीट हो रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम द ऑथर ऑफ द नॉवल आनंद मठ, जो कि सीबीएसई 2020 में भी आया और 2017 में भी आया है। तो आनंद मठ एक नॉवल है जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, वो है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट हुआ था 1859 में, उसमें प्लांटेशन वर्कर को ट्रबलसम थी, यानी कि दिक्कतें हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो वहाँ के प्लांटेशन वर्कर थे उनको इस बात की परमिशन नहीं थी कि वे उस गार्डन को छोड़ के कहीं पर भी जा सकें। तो 2020 का क्वेश्चन है, इसको अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा गया है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है उसको अलग तरीके से पूछा गया है कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था और उन्होंने इसको कैसे लिया। तो बेसिकली उनका जो मीनिंग था, स्वराज का मतलब था उनके लिए, वो ये था कि स्वराज आ गया है, अब उनको फ्रीडम मिल जाएगी, वो अपने मनचाहे ढंग से कहीं पर भी आ जा सकेंगे और अपने मनचाहे ढंग से खेती कर सकेंगे। ये जो मतलब था उनका कि वो अपने विलेजों में, यानी कि उनके अपने गाँव में वो जा सकेंगे। तो ये तो मतलब था स्वराज का प्लांटेशन वर्कर जो थे असम उन लोगों के लिए। अब उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया? तो वहाँ पे क्या था उस टाइम, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 1859 में। उसके तहत बिल्कुल भी उनको छूट नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी कि वो छोड़कर अपने गांव जा सके और खेती छोड़ सके। उनको जो है ज़बरदस्ती वहाँ पे खेती करनी पड़ती थी। तो जैसे ही उन्होंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उनको लगा कि अब गांधी राज आ गया है, अब सब लोगों को अपनी खुद की ज़मीनें मिलेंगी और वो अपने मन चाहे ढंग से खेती करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जो थे वहाँ पे, जो टी गार्डन्स में उस टाइम काम कर रहे थे, उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिया, उन्होंने खेती करना एकदम छोड़ दिया और वो सारे के सारे जो है अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, खेती वेती छोड़ छाड़ के। तो उन्होंने ये काम किया। तो ऐसे ही जो है स्वराज जो है लोगों ने अपने अपने तरीके से लेना शुरू करा। ये जो स्वराज है प्लांटेशन वर्कर टी असम के लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटी और टाउन? अभी हमने पढ़ा कि गाँव के लोगों ने इसे कैसे लिया। अब क्वेश्चन ये भी आया है कि सिटीज़ या फिर शहरों के लोगों ने इसको किस तरीके से लिया। तो ये दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो गांव के, सिटीज़ के और शहरों के लोग थे उसमें मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग तरीके से 2021 में भी पूछा गया है और सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज थे उसमें जो लोग पढ़ने जा रहे थे, स्टूडेंट पढ़ने जा रहे थे, उन्होंने अपने स्कूल्स जाना छोड़ दिया। बहुत सारे टीचर्स ने वहाँ के स्कूलों में, कॉलेजों में रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने जाना छोड़ दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन थे उन्होंने बॉयकॉट की नीति अपनाई। वहाँ पे जो लॉयर्स थे, यानी कि जो वकील थे, जो कि सरकारी कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने भी वो प्रैक्टिस छोड़ दी, उन्होंने भी लॉयर्स में जाना जो है कोर्ट में जाना छोड़ दिया। इसी तरह से इलेक्शंस होने वाले थे उस टाइम, तो इलेक्शन में भी लोगों ने जाना छोड़ दिया। लेकिन मद्रास में ये इलेक्शन हुआ, वो क्यों हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मद्रास को छोड़ के लोगों ने जो इलेक्शन हो रहे थे उसको भी बॉयकॉट किया। जो फॉरेन गुड थे, यानी कि जो विदेशी सामान थे, उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लिक्विड शॉप्स थी, यानी कि जो दुकान, शराबों की दुकान थी, उसको भी उन्होंने पिकेट कर दिया। पिकेट यानी कि उनकी एंट्री जो है बंद कर दी। उसके बाद जो फॉरेन क्लॉथ्स आते थे बाहर से, उनको जो है बहुत बड़े बड़े बोन फायर्स करके जला दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट करा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो अभी हमने पढ़ा कि मद्रास के लोग जो है इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया था। तो ये जो मद्रास की पार्टी थी उससे बोला जाता है जस्टिस पार्टी। ठीक है, तो जस्टिस पार्टी में थे नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर वो इस काउंसिल में, इलेक्शन में जीत जाते हैं, उनको पावर मिल जाती है, तो उनके पास कुछ ऐसी पावर आ जाएंगी जो उस टाइम सिर्फ ब्राह्मण के पास ही थी। तो नॉन ब्राह्मण लोगों ने, यानी कि जस्टिस पार्टी के लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना जरूरी समझा इंस्टेड ऑफ बॉयकॉट दैट। राइट, एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, हाउ वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन और इकोनॉमिक फ्रंट? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसने इकोनॉमिक फ्रंट कैसे लिया? तो इकोनॉमिक फ्रंट कैसे लिया कि फॉरेन गुड्स को जलाया गया, जो बॉयकॉट किया गया, लिक्विड शॉप पिकेट कर दी गई और जितने भी क्लॉथ से जो विदेशी सामान थे उन सबको जलाया गया। तो इस तरह से इकोनॉमिकली जो है हुआ। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, आपके कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो बॉयकॉट मूवमेंट क्या हुआ कि लोगों ने बिल्कुल मर्चेंट, व्यापारी जो थे, ट्रेडर्स होते, उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना बंद कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और अपने खुद के विदेशी सामान जो
जो है देशी सामान बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि बहुत सारी हैंडलूम कंपनी जो है भारत में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 और 22 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया के ऊपर, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा, पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ा, और एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पूछा है इंडिया के ऊपर, जो कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। 2021 में भी, 20 में भी, 2016 में भी, 2016 के दूसरे पार्ट में भी, अलग अलग सेट्स में 2015 में भी ये क्वेश्चन आया कि 5 मेजर प्रॉब्लम क्या हुई इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है जो कि मैं आपको बताऊंगी। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो डिफेंस बजट था वो लोन के थ्रू जो है ले लिया जाने लगा भारत से, क्योंकि जो है उस बार ब्रिटिश कंपनी जो थी जो इस युद्ध में भाग ले रही थी, तो उसका खर्चा निभाने के लिए लोन्स के रूप में जो है लोगों से टैक्स वसूलने लगे, भारतीय लोगों से, इंडियन लोगों से कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और टैक्स बढ़ा दिए, जिससे कि प्राइजेस जो है वो बहुत बढ़ने लगे, शॉर्टेज होने लगी, जिससे जो प्राइजेस हैं वो बिल्कुल जो है, जब ये वॉर हो रही थी वो डबल हो गया 1938 में, 1913 से 18 में प्राइसेस बिल्कुल डबल हो गए, क्योंकि हमारी जनता उस टाइम पुअर थी, गरीब थे, तो उस पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फोर्सफुली लोगों को, इंडिया के लोगों को रिक्रूट कर रही थी आर्मी में, ना चाहते हुए भी वहाँ के हमारे इंडियन लोगों को आर्मी के अंदर भर्ती कर रही थी ज़बरदस्ती। नेक्स्ट जो है फूड की शॉर्टेज हो गई, खाने की कमी हो गई, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ की जो फसल थी उस टाइम पर बर्बाद हो गई थी, जिससे कि खाने की कमी हो गई थी, लोग भूख की वजह से मर रहे थे, और बहुत ज़्यादा महामारी उस टाइम फैल गई थी, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, मर गए। तो चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा गंदा माहौल हो गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड का जो इफेक्ट था वो बहुत बुरा था, इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी, दोनों तरफ से इंडिया का लॉस ही लॉस हो रहा था। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसको आपको लिखना है, जैसे अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो फर्स्ट वॉर इफेक्ट ऑन द इंडिया, राइट। वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब नहीं किया ना फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई, बहुत मेहनत से इन क्वेश्चंस को आपके लिए अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गांधी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सैम्पल पेपर में भी आया है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू क्यों किया। रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट में जो है 1919 में जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी, क्योंकि वो 2 साल विदाउट ट्रायल हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हें जेल में डाल रही थी, और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। इसके अलावा आपको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार का क्रूअल फेस सामने आया, जो जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके खिलाफ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। और एक था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के जो लीडर थे, जो अभी अभी हमने बताया, मोहम्मद अली, शौकत अली, उनका सपोर्ट भी अब गांधी जी को मिल गया था। तो अब मुस्लिम और हिंदू नेता दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए थे, और दोनों एक साथ आकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो एक नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बन गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ खड़े होकर भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। सो बेसिकली ये 3 रीजन थे जिसके बलबूते पर गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया, सैंपल पेपर में भी आया है और क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो इसमें आप पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप बोलेंगे रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, पंजाब में हर जगह प्रोटेस्ट होने लगा, क्योंकि इसमें जो सरकारी लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत गलत पावर मिल गई थी, ठीक है। जिसमें वो क्या कर रहे थे कि लीडर्स जो थे, जैसे कि डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सफेदुन किचलू, उसको अरेस्ट कर लिया था 10 अप्रैल को बिना किसी वारंट के, और अननोन प्लेस पे वो ले गए थे। लोगों को बताया भी नहीं था कि उनको वो कहाँ ले गए हैं। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, पब्लिक मीटिंग बिठाई गई 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में। एक छोटा सा पार्क था जिसमें बहुत सारे लोग जो है इसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, कोई छेड़छाड़, कोई वॉयलेंस तरीका नहीं उन्होंने अपनाया। और उनको जो है क्या किया कि जनरल डायर आया और उसने बिल्डिंग को चारों तरफ से सील कर दिया, यानी कि जो उसकी बाहर जाने का रास्ता है चारों तरफ से बंद कर दिया, और अपने सरकारी जो ट्रूप्स थे, यानी कि जितने भी पुलिस थे, उन सबको आदेश दे दिया ओपन फायरिंग करने का, ठीक है। तो उसने अपनी आर्मी को कमांड किया, आदेश दे दिया कि वो ओपन फायरिंग कर दे। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि जो जनरल डायर पीछे से चुपचाप आ गया है, और उसने अपने जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं, यानी कि अपनी आर्मी को आदेश दे दिया है कि वो जो है ओपन फायर कर दें। तो इस ओपन फायर से क्या हुआ, ये 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही, और जिसमें हज़ारों लोग जो हैं मारे गए, और बहुत बुरा
माहौल चारों तरफ फैल गया और लोगों के अंदर जो है इतना गुस्सा भर गया इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो शांतिपूर्ण ढंग से जो चिल्ड्रंस थे और बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे बैसाखी का मेला जो है वो भी देखने आए थे। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि प्रोटेस्ट चल रहा है, या फिर रॉलेट एक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, तो वो भी अनअवेयर थे, वो भी जो है इस जलियांवाला मैसेकर में मारे गए। तो इस तरह से जब भी जलियांवाला बाग के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दो, एक यार लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अल्लूरी सीतारमन राजू। तो अल्लूरी सीतारमन राजू जो है आंध्र प्रदेश में 1920 में बहुत बड़े लीडर थे। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आया है और क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो जो अल्लूरी सीतारमन थे उनके पास, वो कहते थे कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है और मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ, और जो मेरी भविष्यवाणी है वो हमेशा सत्य होती है, यानी कि वो अपने आप को भगवान का अवतार मानते थे। ही रिक्लेम्ड हिम एज अ इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी कि मैं गॉड का, भगवान का अवतार हूँ और मैं जो भी बोलूँगा वो हमेशा सच होगा। तो वो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनके तैयार हुए। तो जो राजू थे वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने चला रखा था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, गांधी जी के बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने लोगों को इसके चलते खादी वस्त्र पहनने के लिए जो है प्रोत्साहित किया, ड्रिंकिंग जो है बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो लोगों को जो है विदेशी सामान जलाने पर प्रोत्साहित किया और देशी सामान अपनाने के लिए उनको बोला। लेकिन उनकी जो थिंकिंग थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि इंडिया को एक ही तरीके से लिबरेट किया जा सकता है, यानी कि इंडिया को एक ही तरीके से आज़ादी दिलाई जा सकती है, वो है फोर्स के बल पर या कि नॉन वायलेंस तरीके से। तो इसलिए उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार को मारने की कोशिश करी, चारों तरफ हिंसा फैलाने की कोशिश करी, और जिससे कि वो वहाँ के नेता एक अच्छे तरीके से उभरे और लोगों के अंदर वो एक रोल मॉडल की तरह आए। लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से लड़ाई लड़ी अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करें इस वाले चैप्टर के। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी और यूजफुल लगी है ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको अच्छी लगी है, और अगर ऐसे और चैप्टर्स की वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक हार्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड, इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें